स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इंडियन मिडेवल हिस्ट्री के जो पोर्शन है उसमें हमने लास्ट क्लास में आपका मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो है उसे पूरा कर लिया था। सारे क्वेश्चन उसके हो गए थे, काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको हमने लिखाए भी थे और सभी को काफ़ी अच्छे से डिस्कस भी किया था। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है तो इसमें हम थोड़ा आराम से चलेंगे जिससे कि चीज़ों को अच्छे से कवर किया जा सके। उसकी पीडीएफ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप सारी पीडीएफ को ज़रूर डाउनलोड कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लें। आज की इस क्लास में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है आपका मुगल कालीन चित्रकला एवं संगीत। देखिए ये सारा ही जो पोर्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं इसकी पहले प्रश्न के साथ। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है आपके पास ए युद्ध दृश्य, ऑप्शन बी है पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, ऑप्शन सी है दरबारी चित्रण या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए मुगल चित्रकला में आपको सभी प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ पर युद्ध दृश्य भी देखने को मिलते हैं, पशु पक्षियों का चित्रण भी है और आपको दरबारी चित्रण भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और मुगल काल के जितने भी बादशाह हुए लगभग सभी में, कुछ एक को छोड़कर सभी में आपको चित्रकला के प्रति एक रुझान देखने को भी मिलता है। जैसे यदि हम बाबर की बात करें तो बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, उसमें हेरात के लिए प्रसिद्ध चित्रकार जो थे बेहजाद, उसके नाम का उल्लेख भी किया गया है, जो उसकी चित्रकला में कहीं ना कहीं एक रुचि को दर्शाता भी है कि बाबर की जो है चित्रकला में भी रुचि थी। तो इस प्रकार से जो है आपको लगभग सभी बादशाहों के बारे में देखने को मिलता है। फिर जैसे हुमायूं के समय में आपको दो प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर अकबर के समय में आपको ऐसा कहा जाता है कि अकबर के दरबार में कुल 17 चित्रकार हुआ करते थे, जिनमें से 2-3 जो हैं वो सबसे प्रमुख थे। फिर जहांगीर के समय में तो हम जानते हैं कि चित्रकला का एक स्वर्ण काल रहा है। अब यहाँ पर देखिए हम आपको शुरुआत में ही कुछ 2-3 चित्रकारों के नाम बता देते हैं। तो देखिए और किस बादशाह के समय पर थे ये भी बता देते हैं, क्योंकि मुख्यतः आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा जाएगा कि ये चित्रकार किस बादशाह के समय था। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें बाबर की, तो बाबर के समय पर बाबर जिक्र करता है किसका? बेहजाद का। इसका हमने आपको पहले भी नाम बताया है। किसका जिक्र करता है? बाबर बेहजाद का। इसका आप नाम याद रखिएगा कि ये बाबर के समय का चित्रकार है, यदि सुमेलित करने को भी आ जाए या ऑप्शन में भी हो। फिर यदि हम बात करें हुमायूं की, तो देखिए हुमायूं के समय आपको 2 चित्रकारों का वर्णन मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि उसने 2 चित्रकारों को संरक्षण दिया था, जिनके बारे में हमने आपको बताया भी था, उनकी उपाधियां भी हमने आपको बताई थी। तो एक थे इनमें से मीर सैयद अली तबरीजी। कौन थे? तो एक हुआ करते थे मीर सैयद अली तबरीजी। इनकी हमने आपको उपाधि भी बताई थी, नादिर उल अस्त्र इनकी उपाधि थी। क्या थी? तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, नादिर उल अस्त्र। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। फिर दूसरे कौन थे इनके समय में? तो दूसरा चित्रकार हुमायूं के समय में हुआ अब्दु सम्मत। कौन हुआ? तो देखिए दूसरा चित्रकार था अब्दु सम्मत। ये दूसरा चित्रकार था। इनकी उपाधि शीरी कलम थी। क्या थी उपाधि? उपाधि थी इनकी शीरी कलम। हुमायूं के समय पर ये 2 चित्रकार हुए जिनके बारे में आपको याद रखना है। फिर देखिए जब अकबर की यदि हम बात करेंगे तो अकबर के बारे में आपको वर्णन मिलता है। देखिए
अकबर के समय पर दरबार में कितने थे, तो देखिए दरबार में 17 चित्रकार हुआ करते थे अकबर के। ये फैक्ट याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। जिनमें से यदि हम कुछ प्रमुख उनकी बात करें तो प्रमुख कौन कौन से थे, तो देखिए एक जैसे दसवंत हुआ करते थे, फिर बसावन हुआ करते थे, और इनके अलावा मिश्किन। अब इनके बारे में और डिटेल से आपको बताएंगे, पर अभी के लिए आप इनके नाम याद रखिए कि कौन कौन से वहाँ पर चित्रकार थे। देखिए अब यहाँ पर हम आपको एक बार यदि पुनः बताएं क्या क्या याद रखना है। बाबर के समय बेहजाद, हुमायूं के समय मीर सैयद अली तबरीजी जिनकी उपाधि नादिरुल अस्त्र थी, और अबू सम्मत जिनकी उपाधि शीरी कलम हुआ करती थी। अकबर के दरबार में कुल कितने चित्रकार होते थे? 17 चित्रकार होते थे। उनमें से प्रमुख कौन कौन से थे? दसवंत, बसावन और मिश्किन। अब प्रश्न में क्या कहा गया उसकी बात करें तो देखिए, मुगल चित्रों में उपर्युक्त सभी विषयों से संबंधित चित्रों का चित्रण किया गया है। उस्ताद मंसूर जो हैं वे पशु पक्षी एवं प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में काफ़ी दक्ष हुआ करते थे। अब उस्ताद मंसूर जो हैं ये किसके काल में हुआ करते थे? तो उस्ताद मंसूर हुआ करते थे जहांगीर के काल में। ये हम आपको जब जहांगीर वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे वहाँ भी आपको यह कराया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। ऑप्शन है आपके पास, ए अकबर ने, ऑप्शन बी है हुमायूं ने, ऑप्शन सी दिया गया है जहांगीर ने, और ऑप्शन डी है आपके पास शाहजहां ने। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। मुगल काल में चित्रकला किसके द्वारा प्रारंभ की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने। तो देखिए चित्रकला मुगल शैली, चित्रकला की जो मुगल शैली है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? हुमायूं के द्वारा वह प्रारंभ की गई थी। और उसके जो दो प्रमुख चित्रकार थे कौन कौन थे, हमने आपको नाम भी बताए। पहला मीर सैयद अली तबरीजी, देखिए पुनः आपको बता देते हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मीर सैयद अली तबरीजी। और दूसरे चित्रकार कौन थे? दूसरे चित्रकार हुआ करते थे अब्दू सम्मत। इन दो के द्वारा मुगल शैली की चित्रकला प्रारंभ की गई थी। अब्दू सम्मत, दोनों की उपाधियां हमने आपको बता ही रखी हैं। मीर सैयद अली तबरीजी की उपाधि क्या हुआ करती थी? नादिरुल अस्त्र। और अब्दू सम्मत की उपाधि शीरी कलम हुआ करती थी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें इसके ऊपर, तो चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासन काल में ही पड़ी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट याद रखना है कि किसके द्वारा मुगल शैली चित्रकला प्रारंभ की गई, तो हुमायूं के द्वारा। और उसके जो दो चित्रकार थे या पेंटर थे उनके आप नाम जरूर याद रखिएगा। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि चित्रकारी के लिए कारखाने जो हैं वो भी हुमायूं के द्वारा ही बनवाए गए थे। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो ऐसा काम है जो जहांगीर ने करवाया होगा, क्योंकि चित्रकला का स्वर्णकाल जो है जहांगीर का शासनकाल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक चीज़ ये याद रखिएगा कि चित्रकारी के लिए कारखाने भी जो है हुमायूं के द्वारा ही बनवाए गए। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, चित्रकारी के कारखाने भी बनवाए। ये फैक्ट आप यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? देखिए अभी बात की थी इस फैक्ट की और आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। ऑप्शन है यहाँ पर, ए
हुमायूं ने, ऑप्शन बी है अकबर ने, ऑप्शन सी दिया गया है जहांगीर ने, और ऑप्शन डी है आपके पास शाहजहां ने। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं ने। चित्रकारी के लिए कारखाने किसने बनवाए? तो वे बनवाए थे हुमायूं ने। अब यहाँ पर इसकी हम यदि बात करें तो देखिए, हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था जो उसके पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था, ज्ञातक। तो देखिए यहाँ पर आप ये चीज़ याद रखिएगा कि हुमायूं जो है उसके द्वारा चित्रकारी के लिए क्या बनवाया गया था? कारखाना सर्वप्रथम बनवाया गया था। फिर देखिए ये कारखाने तो आपको अकबर के दरबार में भी देखने को मिलते हैं, जहांगीर के दरबार में भी आपको ये देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ऑप्शन है आपके पास ए, पहाड़ी चित्रकला पर, ऑप्शन बी दिया गया है राजस्थानी चित्रकला पर, ऑप्शन सी है कांगड़ा चित्रकला पर, या ऑप्शन नंबर डी कालीघाट चित्रकला पर। अब देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं आपको लगभग उस समय के, जब मध्यकालीन भारत की हम बात करते हैं तो लगभग सभी जो राज्य थे उनकी चित्रकलाओं पर आपको एक मुगल प्रभाव धीरे धीरे देखने को मिलता है, लेकिन कालीघाट जो है उस पर आपको कहीं भी मुगल प्रभाव देखने को नहीं मिलता। उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कालीघाट चित्रकला शैली। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है इसके बारे में। मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु कालीघाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं पड़ा। इसने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ही ग्रहण किए हैं, यानी कि ये जैसी थी वैसे की वैसे ही रही। अगला प्रश्न देखते हैं, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है आपके पास ए अब्दुसम्मद, ऑप्शन बी है मंसूर, ऑप्शन सी दिया गया है मीर सैयद अली, और ऑप्शन डी है अबुल हसन। तो देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ भी आपसे पूछा जाए कि ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो देखिए क्या है, दास्तान-ए अमीर हमजा। लेकिन ये आपके पास एक डिलीटेड क्वेश्चन भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन इसके सही उत्तर होंगे। कौन कौन से? तो एक तो अब्दुसम्मद और दूसरा मीर सैयद अली। हुमायूं के जो दोनों चित्रकार हुआ करते थे, इनके द्वारा दास्तान-ए अमीर हमजा जो है वो चित्रित किया गया था। अब यदि हम इसकी बात करें तो देखिए ये प्रारंभ होता है दास्तान-ए अमीर हमजा किसके शासनकाल में? तो इसका जो चित्रण है वो प्रारंभ होता है हुमायूं के शासनकाल में, और लेकिन पूर्ण कब होता है? तो इसका चित्रण जो है वो पूर्ण होता है अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में इसका चित्रण पूरा होता है। अब लगभग ऐसा माना जाता है कि 15 वर्ष का इसमें समय लगा था। कितना? तो देखिए यह चीज़ भी याद रखिए कि 15 वर्ष का इसमें समय लगा था इसके चित्रण को पूरा होने में। और यहाँ यदि हम बात करें तो देखिए यह चीज़ भी याद रखिए कि इस समय इसे ही जो है हमजानामा भी कह दिया जाता है। और किस नाम से आप इसे जानते हैं? इसे आप हमजानामा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। तो अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम जो है दास्तान-ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। जो हमने आपको ऊपर लिखाया भी है, ये चीज़ें भी आपसे पूछ ली जाती हैं तो इसलिए याद रखनी है। बदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे, जो कि हमने आपको ऊपर बताया है। और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुसम्मद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा, जो कि मोहम्मद साहब के चाचा थे, उनके वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। और अमीर हमजा की जो बारे में इसका
ये चित्रण करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हमजानामा भी कहा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बात याद रखनी है आपको दास्तान अमीर हमज़ा के बारे में, कि सबसे पहले ये किसके ऊपर है, ये अमीर हमज़ा के ऊपर है, जो कि मोहम्मद साहब के चाचा हुआ करते थे। किसके द्वारा चित्रित है, तो मीर सैयद अली और अब्दुल सम्मद के द्वारा ये चित्रित है। 15 वर्ष का समय लगा, 50 चित्रकार लगे और 1400 चित्र हैं। किसके शासनकाल में प्रारंभ होती है, हुमायूं के शासनकाल में, और पूर्ण होती है ये आपके अकबर के शासन काल में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ऑप्शन है आपके पास, ए अकबर के, ऑप्शन बी है जहांगीर के, ऑप्शन सी दिया गया है शाहजहां के, या ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए अकबर के। देखिए हमने आपको ऊपर नाम लिखाए भी थे, आपको बताया था अकबर के दरबार में अबुल फजल ऐसा कहता है कि कुल 17 चित्रकार थे, जिनमें से प्रमुख थे दसवंत, बसावन और मिश्किन। अब यहाँ उनके बारे में आपको हम थोड़ा सा डिटेल में बता भी देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, दसवंत की। सबसे पहले अब यहाँ पर हम बात करेंगे दसवंत की। तो देखिए दसवंत जो हैं ये उस समय के सबसे प्रमुख चित्रकार क्या थे, देखिए इनके बारे में याद रखिएगा। ये सबसे प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे उस समय के। फिर ये कहार जाति के थे। किसके थे, कहार जाति के थे। और बाद में आगे जाकर के ये पागल हो जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, इनके चित्र आपको कहाँ से मिलते हैं, रज्मनामा में इनके चित्र मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में एक। तो देखिए रज्मनामा में इनके चित्र मिलते हैं। एक चीज़ और रख लीजिए कि ये पागल हो गए और आत्महत्या कर ली। अधिकतर जो आर्टिस्ट होते हैं वो पागल ही होते हैं दिमाग से। तो देखिए क्या पता ये भी पूछ लिया जाए कि कौन चित्रकार पागल होकर आत्महत्या कर लिया था। तो ये पागल हो गए और आत्महत्या कर ली। फिर दूसरे चित्रकार कौन थे अकबर के समय में महत्वपूर्ण, तो दूसरे थे आपके बसावन। कौन थे दूसरे, दूसरे थे बसावन। बसावन के बारे में क्या याद रखना है, तो देखिए बसावन के बारे में आप याद रखिएगा कि इनका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है वो है घोड़े के साथ मजनू का चित्र इन्होंने बनाया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, देखिएगा क्या किया था इन्होंने। इनके द्वारा घोड़े के साथ मजनू का चित्र जो है, जो काफ़ी फेमस है, वो इनके द्वारा ही बनाया गया था। और फिर यदि हम बात करें, फिर एक और महत्वपूर्ण चित्रकार अकबर के समय में आपको देखने को मिलता है और उसका नाम है मिश्किन। मिश्किन इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए मिश्किन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिश्किन के समय में जो है इनके जो चित्र हैं उन पर यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। इनके जो चित्र हैं उन चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव देखने को मिलता है। चित्रों पर यूरोपीय प्रभाव
देखने को मिलता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखनी है। और देखिए इनमें से जो दसवंत जी थे, इनको अकबर ने जो है क्या कहा था, अपने समय का अग्रणी चित्रकार। इनको अकबर क्या कहता है, एक फैक्ट ये भी है कि इनको अपने समय का अग्रणी चित्रकार जो है अकबर के द्वारा कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो और भी कई सारे चित्रकार हुआ करते थे अकबर के दरबार में। जैसे आप उनके सिर्फ नाम ही याद रख लीजिएगा। जैसे एक हुआ करते थे केशवदास जी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो और कौन हुआ करते थे, केशवदास जी थे, इसके अलावा खेमकर्ण थे और मुकुंद थे। खेमकर्ण और मुकुंद। अब देखिए यहाँ पर हम प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ क्या कहा गया है। तो देखिएगा, तो देखिए यहाँ पर दसवंत और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जी की यदि बात करें तो ये कहार जाति के थे। ये काम, इनके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने समय का अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग दिया। किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिपित हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली, जो कि हमने भी आपको ऊपर बताया ही था। फिर अकबर कालीन चित्रकारों का नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं। जैसे दसवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, फारूक, जगन, महेश, खेमकर्ण, तारा, सांबल और हरिवंश आदि। तो देखिए अबुल फजल तो कहता है कि कुल 17 चित्रकार हुआ करते थे, लेकिन उनमें से जो जो इम्पोर्टेंट हैं उनके नाम हमने आपको बताए हैं। 3 के बारे में आपको डिटेल से भी बताया है, तो याद रखिएगा। दसवंत जी सबसे प्रमुख चित्रकार, कहार जाति के थे। इन्हें अकबर ने अपने समय का अग्रणी चित्रकार कहा है और रज्मनामा में आपको इनके चित्र देखने को मिलते हैं। ये बाद में पागल हो गए और इन्होंने आत्महत्या कर ली। बसावन जो था, उनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, घोड़े के साथ मजनू का चित्र। और मिश्किन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इनके चित्रों पर आपको यूरोपीय प्रभाव देखने को प्रारंभ होता है, देखने को मिलता है। अब यूरोपीय प्रभाव में क्या हुआ करता था, तो देखिए यूरोपीय प्रभाव में एक तो व्यक्ति विशेष का चित्रण हुआ करता था और जो कुछ वस्तुएं हुआ करती थी उनको छोटे आकार में बनाया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय चित्रकारी यानी कि यूरोपियन पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। ऑप्शन है आपके पास, ए हुमायूं के दरबार में, ऑप्शन बी है अकबर के दरबार में, ऑप्शन सी दिया है जहांगीर, या फिर ऑप्शन नंबर डी शाहजहां के दरबार में। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब आप इसे आसानी से कर पाएंगे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबार में। सर्वप्रथम अकबर के दरबार से जो है यूरोपीय पेंटिंग्स का भारत में आना प्रारंभ होता है। और अब यूरोपीय पेंटिंग्स का कई लोग मतलब समझेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं था। यूरोपीय पेंटिंग्स जो हैं वो भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई। किसके द्वारा, तो देखिए ये लाई गई थी आपके पुर्तगालियों द्वारा। वहाँ से यह प्रभाव जो है भारत में चित्रकला पर आना प्रारंभ होता है। और अकबर के दरबार में कौन था जो जिसकी पेंटिंग्स थी उन पर आपको ये यूरोपियन प्रभाव देखने को मिलता था, तो वो हुआ करता था मिश्किन। अब देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो क्या कहा गया है, अकबर के दरबार में, किसके दरबार में, अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। किसके माध्यम से, पुर्तगालियों के माध्यम से, जिसने मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की। कौन कौन सी, तो देखिए पहली है व्यक्ति विशेष का चित्रण और दूसरी है दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। आगे देखते हैं, चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था।
अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार हुआ करता था और जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एरा भी कहा जाता है। उसके बारे में तो हम आगे अच्छे से बात भी करेंगे कि जहांगीर का स्वर्णकाल जो था उसमें कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे, उनकी उपाधि क्या थी, उन्होंने किस किस वस्तुओं का या किन चीज़ों का चित्रण किया था, क्या उनकी विशेषताएं थी, वहाँ पर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। नाम दिए गए हैं। पहला अब्दुसम्मद, दूसरा अबुल हसन, तीसरा अकारिजा और चौथा मीर सैयद अली। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ए, पहला और दूसरा। ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा। ऑप्शन सी दिया गया है तीसरा और चौथा। और ऑप्शन डी है आपके पास चौथा एवं पहला। तो देखिए पुनः हम नामों को देख लेते हैं एक बार। जहांगीरी चित्रकार, तो देखिए अब्दुसम्मद आपको दिया गया है। अब्दुसम्मद किसके समय में था? तो ये तो हुमायूं के समय में था, यानी कि ये नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे, हुमायूं। फिर अबुल हसन, तो बिल्कुल ये आपके जहांगीर के काल में था, ये होगा। तीसरा है अकारिजा, तो यह भी जहांगीर के काल में था। मीर सैयद अली, तो ये भी किसके? ये हुमायूं के शासन काल में। तो यहाँ पर कौन कौन हो गए? यहाँ पर आपका दूसरा और तीसरा किस ऑप्शन में दिया गया है? 2 और 3 देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है। तो देखिए अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुसम्मद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। अब देखिए जहांगीर के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि जहांगीर का जो शासनकाल था वो मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल रहा है। और तुजुके जहांगीरी जो है उसमें आपको ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि जहांगीर जो है वो स्वयं भी एक बहुत ही अच्छा चित्रकार हुआ करता था। इसने आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण भी करवाया था। तो देखिए एक फैक्ट आप यहाँ पर ये भी याद रखिएगा कि आगरा में चित्रशाला का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। का निर्माण, और ये निर्माण जो है किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था आगा रिजा के नेतृत्व में। किसके? तो देखिए ये फैक्ट भी लिख लीजिए यहाँ पर। आगा रिजा के नेतृत्व में। यदि आपसे पूछ लिया जाए फिर प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे, तो देखिए उस्ताद मंसूर थे जिनको नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। तो देखिए यहाँ पर कुछ के हम नाम बता देते हैं, फिर आगे और डिटेल से डिस्कस करते हुए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला नाम याद रखिएगा किसका? उस्ताद मंसूर का। इनकी उपाधि क्या थी? तो इनकी उपाधि थी नादिर उल अस्त्र। नादिर उल अस्त्र जो है इनकी उपाधि हुआ करती थी। फिर यदि हम बात करें तो ये प्राकृतिक जो चित्रण था वो किया करते थे। नेचर की पेंटिंग्स ये बनाया करते थे। तो देखिए क्या करते थे, ये आपके प्रकृति का चित्रण किया करते थे। ये भी यदि पूछ ले कि ये किस प्रकार का चित्रण करते थे, तो प्रकृति का चित्रण किया करते थे। तो इन्होंने जैसे 2 चीज़ें काफ़ी फेमस हैं इनकी, एक तो साइबेरियन सारस बनाया है और बंगाल के एक पुष्प की भी पेंटिंग इनके द्वारा की गई है। फिर इसके अलावा दूसरा पेंटर आपके पास आता है कौन? तो देखिए पहला तो उस्ताद मंसूर हो गए, दूसरे की हम यहाँ बात कर लेते हैं। दूसरा प्रमुख पेंटर जहांगीर के समय में होता है अबुल हसन। कौन था? तो वो था अबुल
हसन। और देखिए अबुल हसन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि इसने तुजुक जहांगीरी का जो मेन पेज है, मुख्य पृष्ठ है, वो चित्रित किया। देखिए यहाँ पर याद रखिए इसने क्या किया था, इसने तुजुक जहांगीरी का मेन पेज चित्रित किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा इसने एक चित्र बनाया था जिसमें असंख्य गिलहरियां आपको देखने को मिलती हैं, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्या था इसके बारे में, असंख्य गिलहरियों का चित्र। दूसरा है इनका असंख्य गिलहरियों का चित्र, वो भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। ये लंदन में रखा हुआ है। फिर इसके अलावा आपको एक बिशनदास देखने को मिलते हैं जो कि फारस के शाह और उनके परिवार के छवि चित्र इनके द्वारा बनाए गए थे, तो वो भी इम्पोर्टेंट हैं। तीसरा नाम यहाँ पर आप लिख लीजिए, किसका, बिशनदास का। तीसरा नाम आता है बिशनदास का। इन्होंने क्या किया था, तो देखिए इन्होंने फारस के शाह के परिवार के चित्र बनाए थे। देखिए इन्होंने फारस के शाह और उसके परिवार के चित्र जो हैं वो बिशनदास जी के द्वारा बनाए गए थे। अब देखिए इसके अलावा जैसे एक दौलत बनता है, दौलत था एक पेंटर, फिर फारूक बेग था, फिर मनोहर था। ये सभी जो हैं इनके बारे में अभी हम आगे और चर्चा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला के किसके शासनकाल में उन्नति की। ऑप्शन है आपके पास, ए औरंगजेब के, ऑप्शन बी है अकबर के, ऑप्शन सी दिया गया है जहांगीर के शासनकाल में, या ऑप्शन नंबर डी शाहजहां के शासन काल में। सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासन काल में। अब देखिए 3 पेंटर हमने आपको ऊपर बताए, जो 2-3 पेंटर और हैं उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। चौथा पेंटर हुआ करता था दौलत, जिसके बारे में आपको याद रखना है। तो दौलत जी जो थे वो क्या करते थे, ये छवि चित्र बनाया करते थे, तो ये छवि चित्र में निपुण थे। तो देखिए इनके बारे में याद रखिएगा, ये छवि चित्रण किया करते थे। क्योंकि देखिए आपसे इस प्रकार भी प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छवि चित्रण किया करता था, तो वहाँ पर दौलत आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए प्रकृति चित्रण कौन किया करता था, तो उस्ताद मंसूर होंगे। फिर देखिए दौलत के बाद में एक आप याद रखिएगा कौन, तो वो हैं आपके फारूक बेग। कौन है, एक चित्रकार हुआ करते थे फारूक बेग। फारूक बेग के बारे में क्या याद रखना है, तो देखिए इनके बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने बीजापुर का जो शासक था उसके छवि चित्र बनाए थे। तो देखिए फारूक बेग ने बीजापुर शासक के छवि चित्र। फिर यदि हम बात करें तो एक थे आपके मनोहर। एक चित्रकार कौन थे, एक चित्रकार हुआ करते थे मनोहर। मनोहर कौन थे, तो देखिए मनोहर जो है वो बसावन का पुत्र था। कौन था ये, तो मनोहर आपके बसावन का पुत्र हुआ करता था। किसका पुत्र, बसावन। देखिए ये बसावन का पुत्र। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है मनोहर, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि जहांगीर जो है इसका उल्लेख अपनी आत्मकथा में नहीं करता है। तो बाकी सारे चित्रकारों का उल्लेख आपको जहांगीर जो है अपनी आत्मकथा तुझुके जहांगीरी में करता हुआ मिलेगा, लेकिन मनोहर का वो कहीं भी उल्लेख नहीं करता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। देखिए जहांगीर इसका उल्लेख अपनी आत्मकथा में नहीं करता। ये फैक्ट आप इसके बारे में याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ तक हमने आपको अब जहांगीर के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वो भी पूरे बता दिए हैं। कौन कौन याद रखने हैं? सबसे पहले उस्ताद मंसूर, जिनकी उपाधि नादिरुल अस्त्र हुआ करती थी और वह प्रकृति का चित्रण किया करते थे। फिर अबुल हसन था। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसने तुझुके जहांगीरी का जो मेन पेज है, मुख्य पृष्ठ है, वो इसके द्वारा चित्रित है। और एक इसका चित्र है, असंख्य गिलहरियां उसमें हैं, जो कि लंदन में रखा हुआ है। फिर बिशन दास जी थे, जिन्होंने फारस के शाह और उसके परिवार के चित्र बनाए, छवि चित्रण किया करते थे। फिर यदि हम बात करें आगे तो कौन थे? दौलत, वो भी छवि चित्रण करते थे। फिर फारूक बेग थे, जिन्होंने बीजापुर के शासक के छवि चित्र बनाए। तो देखिए ये फारूक बेग के बारे में है। फिर मनोहर, जो कि बसावन के पुत्र थे, और इनके बारे में याद रखिएगा कि जहांगीर जो है इनका उल्लेख अपनी आत्मकथा में कहीं भी नहीं करता है। अब विशेषताएं क्या क्या हुई उस समय पर? जहांगीर के समय पर यदि हम बात करें मुगल चित्रकला की, तो सबसे पहली तो ये थी कि इस समय प्रकृति चित्रण और युद्ध दृश्यों को अधिक दिखाया गया। ईरानी प्रभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और भारतीय और यूरोपीय प्रभाव बढ़ गया। ये मुख्य चीज़ थी। मोरक्को का चित्रण प्रारंभ होता है और मार्जिन यानी कि हाशिए छोड़ना भी इनके समय पर ही आरंभ हुआ था। अब यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं प्रश्न में क्या कहा गया है। देखिएगा, मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का एक कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। फिर आगे देखिए, जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई। आगे देखते हैं, अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुझुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया था। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। यही चीज़ हमने आपको ऊपर बताई थी। इसके अलावा जितने भी प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के समय में, उनके बारे में आपको बता दिया गया है। डिटेल से आपको बताया है कि कौन कौन किस चीज़ के लिए फेमस हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? ऑप्शन है आपके पास, ए चित्रकला को, ऑप्शन बी है स्थापत्य कला को, ऑप्शन सी मूर्ति कला को, या ऑप्शन डी संगीत कला को। अब देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्रकला को। अगला प्रश्न है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? ऑप्शन है आपके पास, ए हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, या ऑप्शन डी शाहजहां। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ऊपर जब हम बात कर रहे थे, यदि वहाँ पर आपने चीज़ों को ध्यान से सुना है तो आप इसको इजीली पकड़ पाएंगे। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। तो देखिए जहांगीर के समय में जो है क्या प्रारंभ होता है? छवि चित्रण प्रारंभ होता है। इंसानों और जानवरों के चित्रों पर अधिक बल दिया जाता है। उससे पहले अकबर के समय तक क्या हो रहा था? अकबर के समय तक जो है ग्रंथों के चित्रण किए जा रहे थे। महाभारत का रज्जुनामा बनाया गया। इस प्रकार से विभिन्न चित्रण आपको वहाँ देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि क्या क्या
विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं। जहांगीर के काल में चित्रकला की विशेषताएं, तो देखिए सबसे पहली याद रखिएगा कि इस समय प्रकृति एवं युद्ध चित्रण हुआ पर अधिक जोर दिया गया। पहला क्या है? प्रकृति एवं युद्ध चित्रण। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट भी है, ईरानी प्रभाव बिल्कुल खत्म हो गया पेंटिंग्स पर। क्या हुआ? ईरानी प्रभाव खत्म। तीसरा पॉइंट, अब देखिए ईरानी प्रभाव खत्म हुआ तो कौन सा प्रभाव आ गया? भारतीय व यूरोपीय प्रभाव बढ़ गया। कौन सा? देखिए भारतीय व यूरोपीय प्रभाव बढ़ा, ये याद रखिएगा। और एक फैक्ट और है कि मार्जिन्स छोड़ना प्रारंभ किया। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, मार्जिन या फिर हाशिए छोड़ना प्रारंभ किया। बॉर्डर छोड़ना। तो देखिए मार्जिन, हाशिए या फिर बॉर्डर छोड़ना साइड में, वो भी प्रारंभ कर दिया था। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न की चर्चा करें कि यहाँ पर क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हुमायूं के समय से ही मुगलों ने चित्रकला में अभिरुचि दिखाई। हुमायूं और अकबर के समय में चित्रकारी के तहत मुख्यतः सचित्र पुस्तकों, पांडुलिपियों जैसे कि तूतीनामा, रज्मनामा, अनवार सुलेही आदि प्राकृतिक दृश्यों, ज्यामितियों, दरबार और शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया था। इसके विपरीत जहांगीर ने छवि चित्रण को सर्वाधिक महत्व दिया। स्वयं जहांगीर ने अकेले या नूरजहां के साथ फारस के सम्राट, दरबारियों, पशु पक्षियों आदि के अनेक व्यक्तिक रूप चित्र बनवाए तथा अनेक चित्रधारों एल्बमों का निर्माण करवाया था। और इसके समय में हमने आपको बताया भी था कि जैसे फारूक बेग थे, उन्होंने बीजापुर के शासक के छवि चित्र बनाए। दौलत थे जो कि छवि चित्रण में ही निपुण थे। इसके अलावा विशन दास थे जिन्होंने फारस के शाह और उसके परिवार के छवि चित्र बनाए। तो यदि वो फैक्ट भी आपको याद हैं तो वहीं से आप इसे कनेक्ट कर लेंगे कि किसके द्वारा जो है मुगल काल में, किसके शासनकाल के दौरान छवि चित्रण की ओर विशेष ध्यान दिया गया। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए शिल्प कला को, ऑप्शन बी दिया है चित्रकला को, ऑप्शन सी है नृत्य को, या ऑप्शन डी संगीत कला को। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी चित्रकला को। देखिए यहाँ पर पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान पहाड़ी चित्रकला का विकास पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के विभिन्न पहाड़ी शहरों जैसे बसोहली, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा आदि में हुआ था। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए मंदिर कला के लिए, ऑप्शन बी है चित्रकला के लिए, ऑप्शन सी दिया गया है युद्ध शैली के लिए, या ऑप्शन नंबर डी मूर्ति कला के लिए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी चित्रकला के लिए। अब देखिए ये हम आपको राजस्थान हिस्ट्री में काफ़ी अच्छे से बता भी चुके हैं कि वहाँ पर किशनगढ़ जो था वहाँ के राजा कौन थे। तो किशनगढ़ के राजा हुआ करते थे आपके कौन? राजा सामंत सिंह, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए नागरी दास के नाम से। बड़ी ठनी जो पेंटिंग है वो उनके द्वारा बनाई गई थी। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हम आपको इसे अच्छे से बता चुके हैं, यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता हमें अभी नहीं है। देखिए राजस्थान की प्रसिद्ध किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है।
यह शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? ऑप्शन दिए गए हैं। ए सितार में, ऑप्शन बी है पखावज में, ऑप्शन सी दिया है वीणा में, और ऑप्शन डी है आपके पास उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी वीणा में। तो देखिए औरंगजेब को क्या बजाने में दक्षता प्रारंभ हुई? तो औरंगजेब को वीणा जो है वो काफ़ी अच्छे से आती थी। अब देखिए ये एक काफ़ी विरोधाभास वाला फैक्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं औरंगजेब ने क्या किया था, सभी संगीतकारों को अपने दरबार से निकाल दिया था। उसके बाद संगीतकार जो हैं वो संगीत का जनाजा निकालते हैं विरोध करने पर। और संगीत पर यह भी एक फैक्ट है कि संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब के समय में ही लिखी गई, और औरंगजेब वीणा और नगाड़ा बजाने में निपुण था। तो देखिए वीणा और इसके अलावा नगाड़ा जो है वो भी औरंगजेब बजाया करता था। अब देखिए जो बाकी के फैक्ट्स हैं वो हम आपको यहाँ लिखा देते हैं। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, पहला फैक्ट कि औरंगजेब ने संगीतकारों को दरबार से निकाल दिया था, क्योंकि वो संगीत को इस्लाम में हराम मानता था। संगीतकारों को दरबार से निकाला। इसके विरोध में संगीतकारों ने क्या किया? संगीतकारों ने संगीत का जनाजा निकाला विरोध करते हुए। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि उस समय आप विरोध कर रहे हैं एक बादशाह का, और वो भी किसका? औरंगजेब का। आज के लोग अपनी सरकारों के सामने विरोध नहीं कर पाते हैं, इतनी हिम्मत नहीं है, और उस समय के संगीतकारों ने जो है औरंगजेब के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संगीतकारों ने संगीत का जनाजा निकाला। ये फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और कि संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गईं। देखिए संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें औरंगजेब के समय लिखी गईं। ये फैक्ट आप यहाँ पर औरंगजेब के बारे में जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी, परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं, और औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था और नगाड़ा भी बहुत ही बेहतरीन बजाया करता था। तो देखिए औरंगजेब अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप समझ ही नहीं पाएंगे, कि कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है, जिस चीज़ को बैन करता है खुद ही उसमें निपुण होता है। तो औरंगजेब को समझना जो है काफ़ी मुश्किल है। जैसे बहुत कट्टर मुस्लिम था, लेकिन सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय पर हुए? वे औरंगजेब के समय पर ही हुए। तो इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें पहचानना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वे वास्तविकता में थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है। ऑप्शन है आपके पास ए तोड़ी, बी दरबारी, सी भोपाली, या ऑप्शन नंबर डी भीमपलासी। यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए तोड़ी। याद कैसे रखेंगे? तो अगर सुबह सुबह आपके घर में कोई गाने लग जाए तो ऑब्वियसली वो आपकी नींद तोड़ेगा, तो सुबह सुबह राग तोड़ी। अगला प्रश्न है, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नामक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने
कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? ऑप्शन है ए 5, 4, 3 या 2। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए 5। स्वामी हरिदास जी के जो शिष्य थे उन्होंने कितने वो बनाए केंद्र संगीत के? तो वो बनाए थे उन्होंने 5 केंद्र उनके द्वारा बनाए गए थे। तो ये आप याद रखिएगा। अब जैसे यदि हम बात करें हरिदास जी के बारे में, तो स्वामी हरिदास जी जो हैं ये किसके समय पर हुआ करते थे? ये अकबर के समय पर हुआ करते थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, अकबर के समय पर ये हुआ करते थे। इसके अलावा बैजू बावरा, बाज बहादुर, गोपाल, ये सभी भी अकबर के समय में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 थी। स्वामी हरिदास ने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपदों की रचना की और उन्हें गेय रूप दिया। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे, जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तो देखिए, नाम आप जरूर याद रखें, इम्पोर्टेंट हैं ये नाम। यदि आपसे पूछ ले कि स्वामी हरिदास जी के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे, तो वहां पर आप इन नामों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है ए, सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। ऑप्शन बी है, तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। ऑप्शन सी दिया गया है, तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। ऑप्शन डी है आपके पास, तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की थी। ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तानसेन के बारे में हम डिटेल से आपको जब अकबर के बारे में पढ़ा रहे थे तब आपको बताया भी था। यहाँ पर सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ये आपका सही नहीं है। सम्राट अकबर के द्वारा जो है इन्हें तानसेन की उपाधि नहीं दी गई थी। तानसेन की उपाधि इन्हें ग्वालियर के राजा के द्वारा दी गई थी। तो देखिए, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ना दे करके ये किसके द्वारा दी गई? ग्वालियर के राजा के द्वारा। देखिए, याद रखिएगा, ये ग्वालियर के राजा द्वारा दी गई थी। ये आप याद रखिएगा। वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए, तानसेन का वास्तविक नाम क्या था ये भी हम आपको बता चुके हैं। तो वास्तविक नाम था इनका रामतनु पांडे। क्या नाम था? रामतनु पांडे इनका वास्तविक नाम था। ये रीवा के महाराज, ग्वालियर या रीवा के महाराज के यहाँ पर जो है गायन किया करते थे। फिर बाद में ये मुगल दरबार में आ गए। और अकबर की यदि हम बात करें तो अकबर ने इन्हें मियाँ की उपाधि दी। तो देखिए, अकबर ने किसकी उपाधि दी थी? अकबर ने इन्हें मियाँ की उपाधि दी। ये फैक्ट याद रखिएगा कि अकबर ने मियाँ की दी और तानसेन की उपाधि जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो तानसेन की उपाधि इनको ग्वालियर के राजा के द्वारा दी गई थी। अब यहाँ पर देखिए, हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडेय था। उन्हें तानसेन की उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि प्रदान की थी। फिर आगे देखिए, इन्होंने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कई ध्रुपदों की रचना की। तानसेन ने अपने संरक्षकों, मुख्यतः रीवा के राजा रामचंद्र तथा मुगल बादशाह अकबर से संबंधित अनेक गानों की रचना की थी। इन्होंने संगीत की ध्रुपद शैली को काफ़ी लोकप्रिय बनाया और उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। इनके बारे में जब हमने आपको अकबर के नवरत्न पढ़ाए थे वहाँ पर काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। नाम दिए गए हैं। पहला नाम है तानसेन, दूसरा हरिदास, तीसरा है सूरदास और चौथा विलास खां।
नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए पहला और दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन सी दिया गया है पहला दूसरा और तीसरा, या ऑप्शन डी सभी चारों। तो देखिए तानसेन जो है नामों को यदि देखें तो ये इसमें शामिल थे। फिर हरिदास जी ये भी ध्रुपद गायक थे, तानसेन के गुरु थे। सूरदास जी ये इसमें नहीं थे, और विलास खां ये भी इसमें नहीं थे। तो यानी कि सिर्फ पहला और दूसरा आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अब अकबर के दरबार में यदि हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं अकबर के दरबार में कौन कौन हुआ करते थे। तो देखिएगा संगीतकार, तो देखिए अकबर के दरबार में कौन कौन थे, नाम आपको बस याद रखने हैं। तो देखिएगा एक तो गोपाल थे, इसके अलावा बाज बहादुर थे, फिर आपके थे बेजू बख्श। कौन थे? बेजू बख्श। फिर हरिदास जी हुआ करते थे, तुलसीदास, समकालीन थे ये हरिदास, तुलसीदास और सूरदास। ये तीनों क्या थे? ये तीनों अकबर के समकालीन थे। अब देखिए यहाँ पर हम प्रश्न में यदि बात करें तो अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास जी प्रमुख ध्रुपद गायक थे। विलास खां जहांगीर के दरबार का एक प्रमुख संगीतज्ञ हुआ करता था। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है। ऑप्शन है आपके पास ए आगरा में, बी ग्वालियर में, सी दिया है झांसी में, या ऑप्शन डी जयपुर में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। अकबर के नवरत्नों में आता था, हम आपको बता ही चुके हैं। और रीवा या ग्वालियर के जो राजा थे रामचंद्र, उनके दरबार में हुआ करता था। इनका वास्तविक नाम जो है रामतनु पांडे था, और रीवा के महाराज ने तानसेन की उपाधि दी, अकबर ने मियाँ की उपाधि दी। ये सभी फैक्ट्स अब इनके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। यहाँ पर अब इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है, तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास तथा मियाँ की उपाधि प्रदान की थी। उन्होंने राजा मानसिंह द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, और उनका मकबरा जो है वह भी ग्वालियर में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तानसेन का मूल नाम था। ऑप्शन है ए मकरचंद्र पांडे, बी रामतनु पांडे, सी दिया है लाला कलावंत, और ऑप्शन डी बाज बहादुर। तो देखिए बहुत ही आसान सा प्रश्न, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? ऑप्शन है इसके ए भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, ऑप्शन बी है मालवा का राज बहादुर, ऑप्शन सी मेवाड़ का उदय सिंह, या ऑप्शन डी गुजरात का मुजफ्फर शाह। तो देखिए यह भी हम आपको बता चुके हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भाटा या रीवा का राजा रामचंद्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? ऑप्शन है आपके पास ए राजा मानसिंह तोमर, ऑप्शन बी है तानसेन, ऑप्शन सी दिया है सदारंग अदारंग, और ऑप्शन डी है माल गुर्जरी। तो देखिए सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी माल गुर्जरी। माल गुर्जरी क्या है? तो ये तो संगीत का एक राग है, बाकी सभी संगीतज्ञ हुए। देखिए यहाँ पर राजा मानसिंह तोमर, तानसेन एवं सदारंग अदारंग,
हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति थे, जबकि माल गुर्जरी संगीत में रागों में एक राग है जिसका सृजन राजा मान सिंह तोमर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली? ऑप्शन है आपके पास, ए हुमायूं ने, ऑप्शन बी है जहांगीर ने, ऑप्शन सी दिया है अकबर ने, और ऑप्शन डी शाहजहां ने। तो देखिए ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। तो देखिए अकबर जो है उसने लाला कलावंत से जो है हिंदू संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तो मुगल शासक अकबर जो है नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। इसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा पर जो है वो ग्रहण की थी। ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो अब हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए अकबर तक के संगीतज्ञ आपको पता चल गए, औरंगजेब के बारे में प्रारंभ में ही हमने आपको बता दिया। यहाँ पर जो है आपको अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनके बारे में हम आपको लिखा देते हैं, जिससे वो भी आपके यदि एग्ज़ाम में आए तो ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को मिस कर दें। तो देखिए एक फैक्ट आप याद रखिएगा कि अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 36 संगीतकार थे। तो देखिए अबुल फजल क्या कहता है, तो देखिएगा अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में कितने संगीतकार थे? 36 संगीतकार हुआ करते थे। देखिए यही प्रश्न आपसे सीधे सीधे उठा के पूछ लेगा कि अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में कुल कितने संगीतकार हुआ करते थे। फिर अकबर के समय हमने आपको बताया कि ध्रुपद गायकी का विकास हुआ, जो कि तानसेन के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर देखिए हम यदि बात करें तो जहांगीर के दरबार में कौन कौन थे, तो देखिए जहांगीर के समय में कौन कौन प्रमुख गायक हुए। देखिएगा जहांगीर के समय पर आपको 2 नाम याद रखने हैं। कौन से? तो एक तो हमजान, कौन, तो देखिए एक तो है आपके पास हमजान और दूसरा नाम आपको याद रखना है मुक्तू। ये दोनों जो हैं उस समय के प्रमुख क्या थे? संगीतकार। ये दोनों क्या हैं? संगीतकारों के नाम हैं, प्रमुख संगीतकार हैं दोनों। फिर जहांगीर के समय में ही एक शौकी हुआ करता था, एक गायक शौकी। ये कौन था? ये गजल गायक हुआ करता था, गजलें गाता था, गजल गायक था, ये याद रखिएगा। जहांगीर ने जो है शौकी को उपाधि दी थी आनंद खां की। गजल सुनने में देखिए काफ़ी आनंद आता है, तो इसलिए इसको उपाधि दी गई कौन सी? आनंद खां की। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और शाहजहां जो है वो भी काफ़ी सारी संगीत गोष्ठियों का आयोजन करवाया करता था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कुछ और यदि हम बात करें प्रमुख संगीतकार कौन कौन से रहे, तो जैसे एक लाल खां कलावंत रहे, जिनके बारे में लाला खां उन्हें कहते हैं। देखिए लाल खां कलावंत अकबर को सिखाया करते थे। इनकी यदि हम बात करें तो इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि हुआ करती थी गुण समुद्र। क्या थी इनकी उपाधि? इनकी उपाधि थी गुण समुद्र, ये याद रखिए। फिर एक नाम याद रखिएगा खुशहाल खां का। और एक विलास खां। देखिए ये कुछ अदर फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और इसी के साथ आपका मुगल कालीन चित्रकला और संगीत कला वाला चैप्टर भी पूरा
हो गया है। सारे क्वेश्चंस हमने किए, देखिए अच्छे से आपको सारे फैक्ट्स यहाँ पर लिखाए भी हैं। पीडीएफ आपको इसकी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। और अगली क्लास में हम आपका चैप्टर करेंगे मुगल कालीन साहित्य वाला, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और उसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स होंगे, थोड़ा उसमें समय भी लगेगा हमें उसको अच्छे से कवर करने में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में मुगल कालीन साहित्य के साथ।